वेलकम स्टूडेंट। आज मैं हिंदी व्याकरण में आप लोग को पाठ 4 पढ़ाऊंगी, संयुक्त व्यंजन। तो ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले त्रिशूल, फिर दिया हुआ है पत्ता, फिर मच्छर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा और तीसरा व्यंजन स्वर सहित हैं। इस प्रकार वर्णों के आपस में मिलने पर संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अक्षर मिल रहा है, त हलन धन, त हलन धन अ। जो त है, त में अ छिपा हुआ है, तो ये यहाँ पे बन जा रहा है पत्ता। छ हलन धन, छ हलन धन अ, चच, तो ये व्यंजन बनकर बन जा रहा है मच्छर। वहीं दिया हुआ है कि आपने ऊपर दिए गए शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा और तीसरा व्यंजन स्वर सहित हैं। इस प्रकार वर्णों के आपस में मिलने को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला, दो जुड़े व्यंजन समान। 3, दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। यहाँ पे फिर दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन के प्रकार। दो जुड़े व्यंजन यानी रूप आकृति बदलना, दो जुड़े व्यंजन समान, दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन में दिया हुआ है दो जुड़े व्यंजन रूप आकृति बदलना। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त वर्ण हैं जिनके आपस में मिलने से उनके रूप में आकृति में परिवर्तन आ जाता है और नया व्यंजन बनता है, जिसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क हलन धन स, छ, त हलन धन र, त्र में ही र छिपा हुआ है, ज हलन धन र, ज्ञ, इसी में य भी छिपा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है स हलन धन र, स्र, इसमें स में र भी छिपा हुआ है। इसी तरह ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इन्हें देख सकते हैं। कक्षा, पक्षी, पत्र, त्रिशूल, ज्ञानी, ज्ञान, श्रम और श्रमिक। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में दो जुड़े व्यंजन यानी समान। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन, यहाँ पे देखिए ये दोनों एक ही शब्द हैं, 2 बार जुड़ा हुआ है। पहला स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। क्योंकि ये आधा हो गया है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित है और जब इसमें पूरा ऐसे लगा दे रहे हैं तो ये हो जा रहे हैं दूसरा व्यंजन स्वर सहित। तो वहीं दिया हुआ है मक्का, शक्कर, ढक्कन, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर आधा ना फिर पूरा ना, एक स्वर रहित है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित। यहाँ पे दिया हुआ है डिब्बा, गुब्बारा, अब्बा, बल्ला, बिल्ली, गुलक। तीसरा नंबर है दो जुड़े व्यंजन यानी अलग अलग। जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन अलग अलग आते हैं तो पहले व्यंजन को स्वर रहित और दूसरे व्यंजन को स्वर सहित कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है आधा क और ख, मक्खी क और य, क्यारी क और ख और य, ख्या यानी संख्या, पत्थर, अश्व, अध्यापक, पुस्तक, गुच्छा, प्याज, सब्जी, सरस्वती, विद्यालय। यहाँ पे ये दिया हुआ है पहला हो गया है स्वर रहित और दूसरा व्यंजन को स्वर सहित। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसको पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे क हलन, ख हलन, ग हलन आदि, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पाठ 4 पढ़ाऊंगी,
और इस पाठ का नाम है संज्ञा यानी नाउन। कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। उनका आश्रम नगर से दूर जंगल में था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे जिन पर फल फूल लगे रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कृष्ण और सुदामा को। इन वाक्यों में ये जितना हम सब पढ़े हैं ये इन वाक्यों में दिया हुआ है। पहला नंबर है व्यक्तियों के नाम कृष्ण सुदामा गुरु संदीपनी। दूसरा नंबर है स्थानों के नाम आश्रम नगर जंगल। वस्तुओं के नाम फल फूल वृक्ष। भावों के नाम बचपन मित्रता। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति स्थान प्राणी वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। व्यक्तिवाचक में है पहला नंबर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इन सभी वाक्य में नरेंद्र मोदी, दिल्ली, गीता क्रमशः किसी विशेष व्यक्ति स्थान और वस्तु का बोध करा रहे हैं। अब आते हैं जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है एक जातिवाचक संज्ञा। लड़का पहाड़ पर चढ़ता है, ये हमारा आ गया दूसरा जातिवाचक संज्ञा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जैसे रहेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा का नंबर। लड़का पहाड़ पर चढ़ता है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बगीचे में फूल खिले हैं, मेज पर पुस्तक हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, पहाड़, बच्चे, विद्यालय, बगीचे, फूल, फल और मेज, फूल, मेज और पुस्तक आदि शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। अतः जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूर्व वर्ग अथवा जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है भाववाचक संज्ञा का नंबर। सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है। ख नंबर बचपन की स्मृतियां बहुत मधुर होती हैं। ग नंबर राम लक्ष्मण का स्नेह विश्व विख्यात है। घ नंबर कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक उदाहरण है। ग नंबर बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सुख दुख, बचपन, मधुर, स्नेह, मित्रता और बुढ़ापा आदि शब्द गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध करा रहे हैं। तो ये भाव हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है, हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस चित्र में दिया गया है, इस चित्र में बुढ़ापा, बूढ़े आदमी का बुढ़ापा दिखाया गया है कि एक बूढ़े से व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं जैसे बुढ़ापा, सजावट, साहस, स्वतंत्रता, आजादी, सुख दुख, सत्य, अहिंसा आदि। अतः स्पष्ट है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध कराते हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। 4 नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा क। बोरे में चावल हैं, सोना काफी महंगा हो गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, ये सोना और चावल। इसको नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, मिट्टी, हवा आदि। 5 नंबर है समुदायवाचक संज्ञा और इसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे क नंबर कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, हिरणों का झुंड पानी पी रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में कक्षा और झुंड शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। अतः जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है विशेष। कुछ विद्वान इन दोनों संज्ञा भेदों द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को परंपरा से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः 5 प्रकार की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ये जातिवाचक हो गया और इसको भाववाचक में यहाँ पे बदला हुआ दिखाया गया है। जैसे बच्चा तो बचपन, युवक यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, सेवक सेवा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2 नंबर है स्वरनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे सौ तो सत्व, अहं तो अहंकार, मम तो ममता, सर्व सर्वस्व, निज निजता, अपना अपनापन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण इसका। 3 नंबर है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। खेलना तो खेल, चुनना तो चुनाव, उड़ना उड़ान, ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। 4 नंबर है विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा। हरा हरियाली, आजाद आजादी, ऊंचा ऊंचाई, कठोर कठोरता, शिष्ट शिष्टता, गहरा गहराई, विस्तृत विस्तार, मीठा मिठास, ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण, इसको याद कीजिएगा। अब आते हैं हमने जाना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समुदाय या समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 3 हिंदी व्याकरण में मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। शब्द बनाते समय जब स्वर पहले आता है तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे अ, आकार दिया हुआ है, धन म हलन धन अ यानी आम। ए धन न हलन धन अ, धन क हलन धन अ, ऐनक। यदि शब्द बनाते समय अ रहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तब स्वर को निश्चित चिन्हों के रूप में जोड़ा जाता है जिन्हें मात्रा कहा जाता है। अतः हमने जाना स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे ऐसे एक चिन्ह हो गया, ये यहाँ पर जैसे अ और ये आकार आ, तो ये चिन्ह मात्रा कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह मात्रा कहलाता है। क हलन धन आ धन म हलन धन अ काम, त हलन धन अ धन त हलन धन आ यानी तोता। अ स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर और उनकी मात्राएं तथा मात्रा वाले शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा, मात्राओं के मेल से बने शब्द। ये आपका स्वर हो गया सब, ये कोई मात्रा नहीं, अभी इसका कोई मात्रा नहीं है। जब इसमें जुड़ जाएगा तो इसका व्यंजन के साथ इसका मात्रा हो जाएगा। जैसे क हलन धन अ यानी क, क हलन धन आ यानी का। इसी तरह इसमें मात्रा जुड़कर व्यंजन के साथ मात्रा जुड़ गया है। मात्राओं के मेल से बने शब्द, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्राओं के साथ मात्राओं के मेल से बने शब्द हैं। जैसे कल, कान, किताब, किल, कुर्ता, कूप, कृषक, केला। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ए ओ औ, फिर वही चीज़ दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। कैमरा, कोट, कौआ। यहाँ पे दिया हुआ है समझने के लिए कि समझें। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। स्वरों की मात्राएं व्यंजन के
व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। अ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती हैं। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती हैं। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती हैं। विशेष एक पॉइंट आते हैं, इस पर देखते हैं। र व्यंजन में ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा पैर में न लगकर र के बीच में लगती हैं। जैसे र हलंधन ऊ, रू, यहाँ पे दिया हुआ है रुपया। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल में दिया हुआ है रू यानी रूठना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। व्यंजन के साथ अनुस्वार, ये चिन्ह दिया हुआ है अनुस्वार का और अनुनासिका का ये चिन्ह है। जुड़ते हैं तो इन्हें व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। व्यंजन के साथ अनुस्वार और अनुनासिका जुड़ते हैं तो इन्हें व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल दंत, तो द हलन धन आ के ऊपर आप देख सकते हैं अनुनासिका का चिन्ह है। धन त हलन धन अ यानी दांत। यहाँ पे एक और पॉइंट है। व्यंजन के साथ विसर्ग तब जुड़ता है तो वर्ण अह के रूप में लिखा जाता है। जैसे अतः, प्रातः, ये विसर्ग है। यहाँ पे अधन त हलन धन अ यानी अतः। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है प्रातः। अब आते हैं वर्ड्स यानी शब्द। बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे लमक, मलक, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक और दिया हुआ है कमल और कलम, तो इसका अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए दिया हुआ है कि बच्चों, ऊपर के दो वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं है। इसका लमक और मलक का कोई अर्थ नहीं है। नीचे के दो वर्ण समूहों का अर्थ है। अतः यह दोनों कमल और कलम शब्द हैं। अतः हमने जाना, ये कमल और कलम, ये कमल और कलम शब्द हैं। अतः हमने जाना। दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। र के विभिन्न प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 में र मूल रूप में र, रथ, रानी, रजत, राम, रमन, रमेश आदि। फिर सेकंड नंबर दिया हुआ है र पदेन रूप में क्रम, प्रेम, जैसे ये लग रहा है चिन्ह, आप देख सकते हैं, ये इसको पदेन रूप बोलते हैं। इसको प्रेम, प्रकाश, ट्रक, ट्रेन, ट्रैक्टर, ड्रम, ड्रामा, ड्रीम आदि। यहाँ र बाद में बोला जाता है। र रेफ के रूप में ऐसे जब लगता है तो उसका रेफ हो गया। वर्ष, हर्ष, पर्वत, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसे वर्ष, तो ऊपर ये लगाए हैं, इसको रेफ बोलते हैं। यहाँ र पहले बोला जाता है। र स्वर रहित होता है। अब आते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे सुमन रही पढ़, ये गलत है पढ़ सुमन रही, ये भी गलत है, लेकिन सुमन पढ़ रही है, ये सही वाक्य है। तो ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में से ग वाक्य हमारा ये ग सही है। सुमन पढ़ रही है ही ठीक है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। अतः हमने जाना कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इसको भी आप लोग याद करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। क नंबर में दिया हुआ है नितिन खेल रहा है, तो नितिन उद्देश्य हो गया, खेल रहा है विधेय हो गया। ख में हो गया सुधा उद्देश्य और विधेय हो गया नाच रही है। व्यंजन, फिर एक पॉइंट दिया है व्यंजन के साथ लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती हैं। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई रेखा सिरो रेखा कहलाती हैं। इसको हम लोग पाई बोल सकते हैं और इसको सिरो रेखा कहलाती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट।
आज मैं आप लोग को पाठ 3 पढ़ाऊंगी, शब्द विचार। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। यहाँ पे दिया हुआ है क ख ग। सहवाग, महंगाई, हिंदी, क्रिकेट, खिलता, बढ़ती, देश, जा, को, है, रही, राष्ट्रभाषा, हैं। ऊपर में 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में 4, दूसरे और तीसरे वाक्य में 5 वर्ण समूह है। प्रत्येक वर्ण समूह का अर्थ समझ में आ रहा है, अतः ये शब्द हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम में न लगाने से अर्थ का अनुभूति नहीं होती है। जब हम वर्णों को निश्चित क्रम या स्थान पर रखते हैं तभी हमें सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे ल धन क धन म, लमक, निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन वहीं 2 नंबर में दिया हुआ है क धन म धन ल, कमल, यानी सार्थक शब्द, कमल का अर्थ निकल रहा है। पहले उदाहरण में लमक का कोई अर्थ नहीं, परंतु दूसरे उदाहरण में कमल एक फूल का नाम है। वर्णों के क्रम को बदलकर कई सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कमल, कलम इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, शब्द और पद। माली ने पौधा लगाया, फर्स्ट नंबर है। सेकंड है मालिन फूल तोड़ती है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में माली और मालिन शब्द हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग होने से माली और मालिन पद कहलाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों से बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब वही शब्द व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि में बनते हैं तो उनका रूप बदलता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, दोनों का रूप बदल जा रहा है। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जल, अग्नि, दुग्ध, गृह, दिवस, कूप आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार आ गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, डिबिया, पकड़ी, खिचड़ी आदि। अब आते हैं घ नंबर, विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाता है, जैसे साइकिल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रिक्शा, स्कूल आदि। कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप यहाँ पे दिया हुआ है। तत्सम, तद्भव, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसका ये तद्भव रूप दिया हुआ है। इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ये तत्सम तद्भव, जैसे अंजलि तो अंजुरी, अंगुली तो उंगली, पत्र पत्ता, उच्च ऊंचा, हस्त हाथ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द। क नंबर, अंग्रेजी शब्द। ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेलीफोन, स्कूल, स्टेशन, इंजन, टेलीविजन, रेडियो, बैंक, सिनेमा, लॉटरी, सर्कस, नंबर, बैंड आदि। ख नंबर, फारसी शब्द। आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, गिरफ्तार, जहर, जादू, जुर्माना, नौजवान, बेवा, मुफ्त, रंग, सितार आदि। ये सब फारसी शब्द हैं। ग नंबर, अरबी शब्द। अमीर, अजीब, अकल, आदत, औरत, इलाज, ईमान, इज्जत, इमारत, किस्मत, तारीख, जहाज, दंगा, खिस्सा, जालसा, जवाहर, मतलब आदि। ये सब कौन सा भाषा है हम लोग का? अरबी।
यहाँ पे घ नंबर दिया है तुर्की शब्द चेचक, चकमक, तमगा, तोप, बेगम, बहादुर, कालीन, कुली, चीक, मुगल आदि ये तुर्की शब्द हैं। अंगा नंबर पुर्तगाली शब्द पुर्तगाली शब्द यहाँ तंबाकू, साबुन, तौलिया, फालतू, आलपीन, अलमारी, बाल्टी, फीता, चाबी आदि। नेक्स्ट पॉइंट, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। पहला है रूट शब्द, वे परंपरागत शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूट शब्द कहते हैं, जैसे फूल, दिन, रात, पानी, कुर्सी आदि। इसी प्रकार सेना, तोता, कमरा, लकड़ी, खिड़की आदि सब रूट शब्द कहलाएंगे। दूसरा है यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय विद्यालय, विद्या धन आलय विद्यालय, सेना धन पति सेनापति, ये यौगिक शब्द हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। अब है नेक्स्ट 3 नंबर योगरूट शब्द। वे योगरूट शब्द वे यौगिक शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो उन्हें योगरूट शब्द कहते हैं। बहुव्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं, जैसे नीलकंठ। अन्य उदाहरण, पंकज का सामान्य अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला। पंकज का मतलब क्या है? कमल का फूल। पंकज का सामान्य अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में दुर्गम कमल, मछली, शंख आदि भी होते हैं, परंतु पंकज शब्द कमल के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या बोलते हैं, कमल को ही पंकज बोलते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आप लोग को बता दूं, कमल को ही पंकज बोलते हैं। ख नंबर, लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबा है उदर जिसका। यहाँ लंबोदर शब्द लंबे पेट वाले के लिए प्रयुक्त न होकर गणेश जी के अर्थ में रूढ़ प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार जलज, दशानन, नीलकंठ आदि शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, विद्यालय आदि। निरर्थक, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी वानी, खाना वाना, मकान वकान में प्रयुक्त वानी, वाना, वकान शब्द निरर्थक हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कोई इंसान कुछ बात करते करते बीच में, मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, बीच में बोलता है ना कि अभी कोई काम वाम नहीं है, तो काम तो ठीक है सार्थक शब्द है, लेकिन वाम निरर्थक शब्द है। इसलिए हर सार्थक के साथ कोई ना कोई एक निरर्थक शब्द आकर जुड़ ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी शब्द एक ही अर्थ वाले शब्द, जैसे आत्मा, घर, सूर्य, रात, दिन। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, जैसे धन के अर्थ बादल, हथौड़ा, घोड़ा आदि। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, जो एक ही वस्तु के व्यंजक हो, जैसे पंकज, कमल, जलज आदि। विलोम शब्द 4 नंबर है। विलोम शब्द उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे छोटा का बड़ा, ऊपर नीचे, ये उल्टा शब्द हो गया। जैसे हंसना, रोना। उपयुक्त भेदों का अध्ययन हम अगले अध्याय में, यहाँ पे दिया हुआ है कि हम अगले अध्याय में करेंगे। हमने जाना, इसको आप कॉपी में नोट करके इसको याद कीजिएगा। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज यानी विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जो शब्द खंड टुकड़े करने पर अर्थहीन हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस यौगिक शब्द के किसी विशेष अर्थ के बोध होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पाठ 5 पढ़ाऊंगी, सरिता का बहता जल। यह बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा हुआ है।
आइए देखते हैं कवि अपने पंक्तियों के द्वारा क्या दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ प्रवेश देखेंगे। पाठ प्रवेश में लिखा हुआ है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आपदाएं आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बहती हुई नदी हमें यह सिखाती है। आइए इस कविता को पढ़कर नदी के संघर्ष और उसके हौसले के बारे में जानें। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती हैं लगातार, गिरती उठती हैं बार बार, रखता है तन में कितना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। एकांत प्रांत निर्जन निर्जन, यह वसुधा के हिमगिरी का वन, रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता जैसे नंदन कानन, करता है जंगल में मंगल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर हुए पिघल पिघल, बन गए धारा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुण जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। धन्यवाद।